नमस्कार। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय, संपादक अनंत वक्ता। आज इस कड़ी में बात करते हैं पंडित जीवन शर्मा जी से। आप गुरुकुल चलाते हैं, दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में बड़ा समृद्ध है गुरुकुल है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे आप किस तरीके से गुरुकुल चला रहे हैं, समाज का हित किस तरीके से कर पा रहे हैं, समाज और संस्कृति ये दोनों उन्नत अवस्था में आपके इन कामों से कैसे है। स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। हमारे दर्शकों को बताइए कि आप इस कार्यक्रम को कैसे कर पाते हैं, एक संक्षिप्त यात्रा में। जैसा कि आपने ये बताया कि आप इस गुरुकुल में हैं, तो गुरुकुल क्या है? गुरुकुल शब्द श्रवण करते ही सबसे पहले मन में, दिमाग में, बुद्धि में यह विषय उपस्थापित होता है कि गुरुकुल क्या है, इसमें क्या होता है, कौन लोग पढ़ते हैं, क्या विषय पढ़ाए जाते हैं और गुरुकुल से अध्ययन करने के उपरांत इनकी आजीविका का साधन क्या बनेगा, इत्यादि विषय होते हैं। तो गुरुकुल कोई नया विषय नहीं है। प्राचीन काल में गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल देश का, समाज का प्रतिनिधित्व करता था। गुरुकुल में राजा का बेटा भगवान रामकृष्ण, रंग का बेटा सुदामा, केवट एक ही गुरुकुल में रहकर शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याओं का अध्ययन करते थे। और राजा को कुछ भी परामर्श करना है राज्य शासन प्रशासन चलाने के लिए, तो वह गुरुकुल में पहुंचकर आचार्यों से परामर्श लेता था। तो इस तरह के गुरुकुल हुआ करते, समृद्ध गुरुकुल हुआ करते थे। लेकिन क्षणिक लोभ, लालच इत्यादि की वजह से और विदेशी आक्रमणों की वजह से भारतवर्ष में 6,30,000 से अधिक गुरुकुल हुआ करते थे। वो सब धीरे धीरे समाप्त होते गए। भारतवर्ष के कुछ क्षणिक लाभ को देखने वाले कुछ राजा लोग थे और उनके कारण बाहर से मुगल से पहले भी और अरबों का आक्रमण हुआ, यूनानियों का आक्रमण हुआ। उस सब आक्रमणों से भारत का जो शिक्षा प्रणाली है वो सब नष्ट हो गया। यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो चरमरा गई। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिन गुरुकुलों में, विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए बाहर से लोग आते थे, अध्ययन करने के लिए एंट्रेंस होता था, उनको एडमिशन नहीं मिलता था। वो बड़े गर्व से कहते थे कि मेरा बेटा भारत में पढ़ रहा है, भारतवर्ष में पढ़ रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। लेकिन देखिए आज की स्थिति, बहुत लज्जा आती है ऐसा कहते हुए, ऐसा सुनते हुए। कोई कहते हैं कि मेरा बेटा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, विदेशों में पढ़ रहा है। देखिए कहां से कहां स्थिति पहुंची। तो यही सब विषय है। तो इसीलिए आवश्यकता है आजकल गुरुकुलों के उत्थानों की, गुरुकुल के संरक्षण की, गुरुकुल के संवर्धन की। और इसी के माध्यम से भारत पुनः गुरुकुलों के माध्यम से ही पुनः जगत गुरु पद पर उपस्थापित हो सकेगा। ये तो हुआ कि गुरुकुल क्या होते हैं, गुरुकुल क्या कर सकते हैं, गुरुकुल का क्षेत्र कितना था। अब बात है हमारे गुरुकुल की। तो हमारे गुरुकुल का नाम श्रीनिवास संस्कृत विद्यापीठम है। यह बुराड़ी क्षेत्र के इब्राहिमपुर ग्राम में स्थित है और यहाँ पे वर्तमान में 70 विद्यार्थी और 18 कर्मचारी, अध्यापक कर्मचारी सहित आश्रम में सब लोग मिलाकर 100 लोगों का परिवार है। और यहाँ पे मुख्य रूप से वेदों का अध्ययन होता है। वेद के साथ में वेद, वेदांग, वेदांत, दर्शन, न्याय, मीमांसा, व्याकरण इत्यादि ग्रंथों का भी अध्ययन होता है। वेद में 3 शाखाओं का अध्ययन होता है, शुक्लयजुर माध्यमिक शाखा, सामवेद कौथुम शाखा, ऋग्वेद शाकल शाखा। इन 3 शाखाओं का अध्ययन होता है। आजकल के जमाने में प्राचीन शिक्षा के साथ साथ में आधुनिक शिक्षा भी आवश्यक है, इसलिए हम कुछ जितना आवश्यक होता है दैनिक क्रियाकलाप में, दैनिक व्यवहार में
उतना गणित, अंग्रेजी, कंप्यूटर भी बच्चों को सिखाते हैं। तो योगासन इत्यादि भी, योगा की भी, योगा, ज्योतिष, कर्मकांड, वास्तु इत्यादि की भी शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ से हमारे यहाँ पे सप्तवर्षीय पाठ्यक्रम में विद्यार्थी 7 वर्ष तक यहाँ अध्ययन करके फिर ये लोग आगे विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए जाते हैं। संस्कृत कहाँ रोजगार देती है युवाओं को? यहाँ से पास आउट युवा किस तरीके से जीविकोपार्जन करे, इसके क्या रास्ते हैं? संस्कृत गुरुकुलों से अध्ययन के उपरांत छात्रों का आगे भविष्य में आजीविका का विषय एक बहुत मुख्य विषय है। बहुत से क्षेत्र हैं संस्कृत क्षेत्र में, लेकिन समस्या ऐसी है कि बहुत सारे छात्र 10वीं पढ़ने के बाद, 12वीं पढ़ने के बाद उन आजीविका के क्षेत्रों में पहुंच नहीं पाते हैं। उसमें मुख्य कारण यह है कि प्राय जो संस्कृत गुरुकुलों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, प्राय दूर दराज गांव इलाकों से पढ़ने आते हैं, देहात इलाके से पढ़ने आते हैं। उनके घर की स्थिति ठीक नहीं होती है, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है, जिस कारण से उनको पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष का सहारा लेना पड़ता है। और वो 10वीं 12वीं अध्ययन करने के बाद किसी पंडित जी, आचार्य जी के साथ रहकर पूजा पाठ कर्मकांड का प्रशिक्षण लेकर पूजा पाठ कर्मकांड के आजीविका में चले जाते हैं। हमारा उद्देश्य कुछ अलग है। पूजा पाठ करने वाले, कर्मकांड कराने वाले आचार्य जी तक सीमित हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि हम इनको शोध अनुसंधानक कुछ बनाएं, अनुसंधाता बनाएं, और कल जाकर ये लोग ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, एमफिल करें, पीएचडी करें। जिन विषयों को अभी आवश्यकता है संरक्षण संवर्धन की, जिसके लिए यह गुरुकुल संचालित है, उन विषयों का अध्ययन करके शोध के क्षेत्र में जाएं, शोध करके भविष्य में ये ऐसी क्रियाकलाप करें, ऐसा अनुसंधान करें कि आजीविका स्वयं उपस्थापित हो। जिस प्रकार आज योग, ज्योतिष, वास्तु, कर्मकांड इत्यादि सब हमारे शास्त्रों से ही निकले हुए हैं, तो ये सब आजीविका के क्षेत्र हैं। इस तरह अनेकों, सैकड़ों, हजारों आजीविका के क्षेत्र उत्पन्न हो सकते हैं। खैर, वो तो अभी शोध और अनुसंधान का विषय है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ से पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, बीएड करने के बाद ये स्कूलों में संस्कृत टीचर, प्राइवेट स्कूलों में संस्कृत टीचर, गुरुकुलों में संस्कृत टीचर, गवर्नमेंट में ट्रांसलेटर, एसएससी, उसको इवन आईएएस एग्जाम तक ये लोग दे सकते हैं। भारत का जो सर्वोच्च परीक्षा है वहां तक के परीक्षा में बैठ सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं। बहुत सारे संस्कृत पढ़कर भी आईएएस के क्षेत्र में हैं, और अन्य सरकारी सेवाओं में भी हैं, विदेश के सेवाओं में भी हैं। आर्मी में धर्मगुरु होता है, वहां भी ये लोग जा सकते हैं। और उसके अलावा कहीं 10वीं और 12वीं पास किया हुआ कोई अभ्यर्थी आवश्यक हो तो यहाँ वो लोग आवेदन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि बाहर के स्कूलों में, कॉलेज में पढ़ने के बाद 100 विद्यार्थियों में केवल 30 का ही आजीविका साधन मिल पाता है, 70 लोग बेरोजगार रहते हैं, लेकिन संस्कृत पढ़कर 90 लोगों को रोजगार मिल सकता है, 10 लोग ही बेरोजगार हो पाते हैं। संस्कृति निष्ठ हो समाज में युवा, इसके लिए इस युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? आज का युवा अभी कुछ समझ ही नहीं पाता है। उसके न समझने में उसका दोष नहीं है, उसके न समझने में हमारे जैसे लोगों का दोष है कि हम उनको नहीं समझा पाए। तो संदेश तो तब हम जब देंगे जब हम उनके लिए कुछ कर पाए। तो हम चाह रहे हैं कि आज के युवाओं के लिए दिल्ली से ही हम लोग प्रारंभ करना चाह रहे हैं संस्कारशाला। संस्कार हम लोग विचार कर रहे हैं, जितने भी मंदिर हैं वहां पे 15 दिन का एक वर्कशॉप कार्यशाला संचालित किया जाए, 1-1 घंटे का। जब स्कूल से छुट्टी से आएंगे तो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 जो भी एक समय रहेगा उनको हम वहां पे संस्कारशाला में उनको सिखाएंगे कि प्रातः कैसे उठते हैं, कराग्रे वसते देवी, कर दर्शन। उसके बाद भूमि माता को प्रणाम करना, समुद्र वसने देवी, इस मंत्र से भूमि माता को प्रणाम करना। फिर माता पिता को प्रणाम करना, भगवान की पूजा करना। हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं
तुलसी है, पीपल है, बरगद है, इनके विषय में बताना, स्नान करने से क्या होता है, शिखा रखने से क्या होता है, यज्ञोपवीत धारण करने से क्या होता है, चंदन लगाने से क्या होता है, इत्यादि जो विषय हैं उनको हम 15 दिन में मौखिक और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से हम उनको सिखाएंगे। केवल 1 घंटे का रहेगा, तो हम आज के युवाओं के लिए हम कुछ कर पाएंगे। यदि हम 100 युवाओं को हमने बना के दिखाया तो हम अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा होगा। अभी तो हमने एक भी युवा इस प्रकार के अन्य गुरुकुल को छोड़कर अन्य युवाओं के लिए हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार के संस्कारशाला हो और समाज को, युवाओं को, सभी पीढ़ी को उसे प्रेरणा मिले। और यह गुरुकुल तो है ही प्रेरणा का स्वरूप, लेकिन समाज में रहने वाले जो अन्य युवा वर्ग हैं उनके लिए प्रेरणा स्वरूप तभी होगा जब इस प्रकार के संस्कारशाला से कुछ हम समाज को करके दिखा पाएंगे। तभी आज हमारे वेशभूषा को देखकर लोग क्या कहते हैं, पंडित जी जा रहे हैं। हमारे साथ आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ, बने रहिए हमारे साथ।